बीएससी पार्ट द्वितीय फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं क्लॉसियस असमानता। क्लॉसियस के अनुसार उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन समान नहीं होती है और इसी को हम क्लॉसियस असमानता कहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन को यदि ds और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन को यदि ds इर्रिवर्सिबल के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इन दोनों का मान कभी समान नहीं होता है और इसी को हम क्लॉसियस असमानता कहते हैं। सिद्ध करने के लिए क्लॉसियस असमानता को सिद्ध करने के लिए हम प्रारंभ करते हैं। ऊष्मागतिकी के अनुसार उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य से अधिक होता है, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित होती है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि ऊष्मा की कुछ मात्रा परिपार्श्व में परिवर्तन हेतु प्रयुक्त हो जाती है। अर्थात क्लॉसियस असमानता या एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य की तुलना करके हम क्लॉसियस असमानता को सिद्ध करते हैं। इसमें किसी निकाय के प्रसार के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से उत्क्रमणीय प्रक्रम हेतु हम संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। DE बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल, तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए यही संबंध हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन DE इक्वल टू डेल क्यू इरिवर्सिबल माइनस डेल डब्ल्यू इरिवर्सिबल। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन समान रहता है, अर्थात DE का मान बराबर या इक्वल रहता है। अतः हम इसे लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर डेल क्यू इरिवर्सिबल माइनस डेल डब्ल्यू इरिवर्सिबल। अर्थात ये दोनों किए गए कार्य या आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन समान है। तो इसे हम पुनर्व्यवस्थित करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस डेल क्यू इरिवर्सिबल पक्षांतर किया गया है और बराबर होगा डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस डेल डब्ल्यू इरिवर्सिबल। और चूंकि डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल का मान इरिवर्सिबल में किए गए कार्य या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य से ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों का अंतर हमेशा धनात्मक होगा। अतः अवशोषित ऊष्मा में अंतर भी धनात्मक होगा, इसलिए डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस डेल क्यू इरिवर्सिबल दोनों का अंतर धनात्मक चिन्ह के रूप में आएगा। अतः हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू डेल क्यू इरिवर्सिबल प्लस पॉजिटिव साइन के रूप में, अर्थात धनात्मक मान जोड़ने के बाद ये प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में डेल क्यू रिवर्सिबल से अधिक होगा, तभी हम एक निश्चित मान जोड़ के रिवर्सिबल को रिवर्सिबल के बराबर या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा को अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा के तुल्य कर सकते हैं। अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा डेल क्यू और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा डेल क्यू रिवर्सिबल की तुलना में अधिक होगी। और इसमें यदि T का भाग दे दिया जाए तो भी हम इसको इसी रूप में प्रदर्शित करते हैं। डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन T का मान भी डेल क्यू इरिवर्सिबल अपॉन T के अनुपात से अधिक होगा। चूँकि डेल क्यू रिवर्सिबल और T एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है तथा डेल क्यू इरिवर्सिबल अपॉन T भी एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है, अतः ds का मान अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा का मान अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन का मान अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन से अधिक होगा। या हम कह सकते हैं कि इन दोनों का मान बराबर नहीं हो सकता है और इसे ही हम क्लॉसियस
असमानता कहते हैं, जिसको कि इस रूप में सिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट में हम टॉपिक ले रहे हैं इसी इकाई का, और उसका नाम है एंट्रोपी स्वतः परिवर्तिता एवं साम्य के रूप में। अर्थात एंट्रोपी की स्वतः परिवर्तिता, जिसको हम डीजी या हेल्महोल्ट्ज़ परिवर्तन के ऋणात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि स्वतः परिवर्तिता का द्योतक है, उसे हम एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। इसके संदर्भ में प्रकृति में होने वाले सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय स्वतः परिवर्तित होते हैं, लेकिन साम्य निर्मित नहीं करते। ये महत्वपूर्ण है कि प्रकृति में जो स्वतः परिवर्तन होंगे वे सभी अनुत्क्रमणीय प्रकृति के हैं, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कभी भी साम्य निर्मित नहीं होता है। अतः उत्क्रमणीय प्रक्रम साम्य निर्मित करते हैं, लेकिन स्वतः परिवर्तित नहीं होते। ये इसका विपरीत है कि अनुत्क्रमणीय जितने प्रक्रम हैं साम्य भी बनाते हैं, लेकिन इनकी स्वतः परिवर्तिता नहीं होती है। इसी तरह उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन को हम सामान्य सूत्र के रूप में ds = del Q/T के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसे दिया गया समीकरण नंबर 1। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन को हम ds irreversible = del Q/T समीकरण 2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर हमें इन दोनों की तुलना करनी है। उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन का मान उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन ds का मान अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन ds इरिवर्सिबल से अधिक होता है, जैसा कि हम क्लॉसियस असमानता से ले चुके हैं या सिद्ध कर चुके हैं। इसी को हम इसी को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ds इरिवर्सिबल del Q/T इक्वेशन नंबर 2। उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन का नाम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन से अधिक होता है, जैसा कि हम क्लॉसियस असमानता से ले चुके हैं। अतः ds का मान ds इरिवर्सिबल से अधिक होगा, अर्थात del Q/T s से अधिक होगा। अतः ds इज ग्रेटर देन del Q/T समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 से मान इसके अंदर प्रदर्शित करें तो ds = और ग्रेटर देन del Q/T के बराबर होगा। यह समीकरण 1 व 3 समीकरणों को सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करता है, जिसमें समान का चिन्ह भी है और ग्रेटर देन का चिन्ह भी इसमें दिया गया है। प्राकृतिक प्रक्रम वायुमंडलीय दाब की स्थिर परिस्थितियों में संपन्न होते हैं। अतः प्राकृतिक प्रक्रम वायुमंडलीय दाब की स्थिर परिस्थितियों में संपन्न होते हैं। अतः प्रक्रम द्वारा स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। अतः इस समीकरण 4 को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात प्रकृति में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वायुमंडलीय दाब या स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं, इसलिए स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा del Q को हम एंथैल्पी परिवर्तन dH के रूप में प्रदर्शित करें तो समीकरण 5 हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ds = और ग्रेटर देन dH/T, तथा हम जानते हैं कि dg अर्थात हेल्महोल्ट्ज़ परिवर्तन का मान dH - TdS के बराबर -TdS के तुल्य होता है, जिसे हम चिन्ह परिवर्तित करके समीकरण 6 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। -dg = TdS - DH समीकरण नंबर है 6। समीकरण 5 को पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो ये निम्न रूप में प्राप्त होता है। TdS - DH ग्रेटर और इक्वल टू 0, जिसे हम समीकरण नंबर कहते हैं 7। समीकरण 6 का मान समीकरण 7 में रख दिया जाए। समीकरण 6 का मान समीकरण 7 में रख दिया जाए तो प्राप्त होगा -dg इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, जिसको हम सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसे ही विशाल परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो -ΔG = और ग्रेटर देन 0, और इसे हम समीकरण नंबर कहते हैं 9।
समीकरण 9 से हम दो प्रकार से परिवर्तन दर्शाते हैं। पहला, यदि माइनस डेल्टा जी का मान शून्य है तो प्रक्रम साम्यावस्था प्रदर्शित करेगा, और यदि माइनस डेल्टा जी का मान शून्य से ज़्यादा है अर्थात डेल्टा जी ऋणात्मक है, या हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी धनात्मक है, तो यह प्रक्रम स्वतः परिवर्तिता प्रदर्शित करेगा। उपयुक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि एंट्रोपी स्वतः परिवर्तिता व साम्य की व्याख्या करती है। इसका मतलब हम एंट्रोपी की सहायता से स्वतः परिवर्तिता व साम्य की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से इसे प्रदर्शित करना संभव नहीं है, और यथार्थ रूप से इसे हम हेल्महोल्ट्ज़ परिवर्तन के रूप में दर्शाते हैं। इसी अध्याय का अगला टॉपिक है आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षाओं के अंदर यह टॉपिक बड़े प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया है और इसका व्युत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। अब इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी, तो इसमें तो हम प्रदर्शित करेंगे आदर्श गैस की एंट्रोपी, फिर उन गैसों को मिश्रित करने के बाद उनकी एंट्रोपी, और तीसरा पॉइंट हम इसमें लेंगे गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी परिवर्तन। अर्थात तीन पद हैं, गैसों के एंट्रोपी का मान, दूसरा गैसों को मिश्रित करने पर प्राप्त एंट्रोपी का मान अर्थात मिश्रण की एंट्रोपी, और तीसरा आएगा मिश्रित करने के बाद एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन, जिसे हम गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी में से गैसों के एंट्रोपी के मान को घटा करके ज्ञात करते हैं। तो महत्वपूर्ण ध्यान रखना, तीन एंट्रोपी परिवर्तन आएंगे। गैसीय आदर्श गैस की एंट्रोपी, नंबर 2 आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी, नंबर 3 आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी परिवर्तन। परिवर्तन में डेल्टा यूज होगा, जबकि आदर्श गैस की एंट्रोपी और मिश्रण की एंट्रोपी में डेल्टा चिन्ह प्रदर्शित नहीं होगा। वापस ध्यान रखना, एंट्रोपी का परिशुद्ध मान यथार्थ मान हम ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से ज्ञात करते हैं, जो अपने अगले टॉपिक के इसी टॉपिक के अंदर लास्ट में आएगा। चूँकि एंट्रोपी परिवर्तन के लिए हम सूत्र पहले व्युत्पन्न कर चुके हैं, Cp इंटू dt अपॉन टी माइनस आर dP अपॉन पी। ये आदर्श गैस की एंट्रोपी के लिए हमने ये संबंध एंट्रोपी परिवर्तन के रूप में पूर्व में प्रदर्शित किया है। समीकरण 1 का समाकलन करने पर हम ds का प्रारंभिक और अंतिम परिस्थितियों पर समाकलन करें तो S0 से S1 के बीच और T0 से T के बीच और P0 से P के बीच में समाकलन किया जाता है, जिसमें S0 समाकलन स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो उस पर एंट्रोपी आ जाएगी Cp ln T अर्थात नेचुरल लॉग T माइनस R नेचुरल लॉग P प्लस S0, जहाँ S0 समाकलन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। दो भिन्न आदर्श गैसों A व B की एंट्रोपी यदि उनके मोलों की संख्या N1 और N2 है, तो दो भिन्न आदर्श गैसें A और B की एंट्रोपी हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि इनके मोलों की संख्या N1 और N2 है, तो समीकरण 2 को हम पुनर्व्यवस्थित कर इस रूप में लिख सकते हैं। A आदर्श गैस की एंट्रोपी को हम N1Cp ln T माइनस N1R ln P प्लस S0 समीकरण नंबर 3। ऐसे ही SB इक्वल टू समीकरण 2 ही है, चिन्ह परिवर्तित कर रहे हैं। SB दूसरी आदर्श गैस B के लिए एंट्रोपी बराबर N2Cp ln T माइनस N2R ln P प्लस S0 समीकरण नंबर है 4। आदर्श गैसों की कुल एंट्रोपी को हम दर्शाते हैं टोटल एंट्रोपी ST इक्वल टू आदर्श गैस SA और आदर्श गैस SB की कुल एंट्रोपी के योग के बराबर। तो आदर्श गैस की कुल एंट्रोपी आ जाएगी SA प्लस SB, जिसमें समीकरण नंबर 3 व 4 से मान रखे जाएं तो समीकरण 6 हम इस रूप में प्राप्त करते हैं, सीधी लिख दी गई है
टोटल एंट्रोपी ST इक्वल टू समेशन करना है। जितनी भी गैसें हैं, यहाँ पर 2 ले रहे हैं गैसें, तो दोनों गैसों के लिए समेशन n, जहाँ पर n n1 प्लस n2 के योग के बराबर होगा, और ब्रैकेट में शेष रहेगा CpLNT माइनस RLNP, जिसमें P सभी का कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, Cp कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, जिसमें T और P दी गई परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, और S0 समाकलन स्थिरांक को दर्शाता है। ST आदर्श गैसों की कुल एंट्रोपी को दर्शाती है, जिसमें गैसों का मिश्रण नहीं किया गया है। ये S1 और SA और SB अर्थात A और B आदर्श गैस की कुल एंट्रोपी दर्शाता है, जिसमें गैसों को एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं किया गया है। यदि मिश्रित करेंगे तो मिश्रण की एंट्रोपी लागू होगी। यदि दोनों गैसों को आपस में मिला दिया जाए तो, चूँकि हम मिश्रण की एंट्रोपी ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो गैसों को मिलाने के बाद मिश्रण की एंट्रोपी प्राप्त होगी। तो इसमें SA गैस की एंट्रोपी, SB B गैस की एंट्रोपी, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का आयतन निश्चित करते हुए A प्लस B के मिश्रण की एंट्रोपी, जिसको हम कुल ST के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसे मिश्रित करने से पूर्व प्रदर्शित किया गया, केवल योग करके, वास्तविक रूप से इसको मिश्रित किया गया नहीं। नेक्स्ट हम लेते हैं, जहाँ पर ST SA और SB के योग के बराबर है। गैसों को मिलाने पर गैसों का आंशिक दाब P कुल दाब PT के साथ निम्न प्रकार संबंधित होता है। जब गैसों को नहीं मिलाया गया है तो दोनों की पृथक एंट्रोपियों का योग किया गया है, लेकिन यदि गैसों को आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्रण के लिए हम एंट्रोपी परिवर्तन में मिश्रण का कुल दाब दोनों के अलग अलग दाबों के आंशिक दाबों के योग के रूप में P के रूप में दर्शाते हैं, तथा कुल दाब PT के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो गैसों को मिलाने पर गैसों का आंशिक दाब P कुल दाब PT के साथ निम्न प्रकार से संबंधित होता है, जो कि आंशिक दाब के नियम से हम ज्ञात करते हैं। P बराबर हो जाएगा X इंटू PT टोटल दाब को, तथा X गैस की मोल भिन्न मोल अंश को प्रदर्शित करता है। गैसीय मिश्रण की एंट्रोपी में चूँकि गैसें 2 हैं, तो X1 पहली गैस का मोल भिन्न या मोल अंश, और X2 दूसरी गैस का मोल अंश, जो कि मोलों की संख्या N1 N2 से ज्ञात किया जाता है। आंशिक दाब P का मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं उपरोक्त समीकरण के अंदर ST टोटल एंट्रोपी समेशन N CpLNT माइनस RLNP प्लस S0। ये तो है टोटल एंट्रोपी, जो कि हम उपयुक्त समीकरण में ले चुके हैं। मिश्रण के बाद में टोटल दाब परिवर्तित होकर हो जाएगा X इंटू PT के गुणनफल के बराबर। तो हमने सेकंड पद के अंदर P का मान X इंटू PT रख दिया गया है, बाकी मान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसी तरीके से मिश्रण की एंट्रोपी में X इंटू PT को अलग अलग करके समीकरण नंबर 7 प्राप्त करते हैं। S मिश्रण अर्थात मिश्रण की एंट्रोपी का मान उपयुक्त समीकरण में समेशन N इंटू CpLNT माइनस RLNX माइनस RLNPT प्लस S0 ब्रैकेट बंद समीकरण नंबर 7 से इसको दर्शाया जाता है। यही समीकरण नंबर 7 आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी को दर्शाता है। वापस ध्यान देना है, यह समीकरण नंबर 7 आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी को दर्शाता है। ये टोटल एंट्रोपी से भिन्न है, लेकिन यह एंट्रोपी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि समीकरण 7 में एंट्रोपी को हमने डेल्टा से प्रदर्शित नहीं किया है। अर्थात यह मिश्रण की एंट्रोपी तो दर्शाता है, लेकिन एंट्रोपी परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं करता है। अब हम आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी को प्रदर्शित करते हैं। तो पहले हमने डेल्टा या D एंट्रोपी के साथ प्रदर्शित नहीं किया था, लेकिन अब हम इसको परिवर्तन के रूप में ले रहे हैं। तो एंट्रोपी परिवर्तन को हम DS मिश्रण या डेल्टा S मिश्रण के रूप में दर्शाते हैं। तो ध्यान देना, परीक्षा के अंदर आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी पूछी जाती है, तब तो आपको समीकरण नंबर 7 लिखना है।
और यदि आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी परिवर्तन का मान पूछा जाए तो समीकरण 7 व्युत्पन्न करने के बाद ये अगला पद भी साथ में लेना अनिवार्य होगा। उसके लिए हम प्रारंभ करते हैं। डी एस मिश्रण इक्वल टू हो जाएगा एस मिश्रण माइनस एस टी, अर्थात आदर्श गैस की कुल एंट्रोपी को यदि आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी में से घटा दिया जाए तो एंट्रोपी में परिवर्तन डी एस प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर एस टी हम पहले ले चुके हैं समीकरण 6 में। प्रारंभिक अवस्था की एंट्रोपी परिवर्तन है जो सभी गैसों आदर्श गैसों के अणुओं की एंट्रोपी को प्रदर्शित करता है, लेकिन गैसीय अणुओं को मिश्रित किया हुआ नहीं है। जबकि एस मिश्रण अंतरिम अवस्था की एंट्रोपी परिवर्तन समीकरण 7 से प्रदर्शित कर रहे हैं, जब गैसीय मिश्रणों या गैसों को हमने मिश्रित कर दिया है। समीकरण 6 व 7 का मान उपयुक्त समीकरण में रखकर सरल करने पर हमें प्राप्त होगा डी एस मिश्रण। अब ध्यान रखना, पहले था एस मिश्रण, अब है डी एस मिश्रण, और डी एस मिश्रण का मान प्राप्त होगा ऋणात्मक समेशन एन इंटू आर एल एन एक्स। यह मान रखने के बाद हल करने से समीकरण 8 प्राप्त होता है। बाकी घटक लगभग सभी कट जाते हैं। शुद्ध अवस्था में आदर्श गैस है तो कुल दाब P, टोटल आंशिक दाब P कुल दाब PT के बराबर होगा, तथा शुद्ध गैस के लिए या एक आदर्श गैस के लिए प्रकार की आदर्श गैस के लिए x का मान होगा इकाई, अर्थात मूल अंश इकाई हो जाएगा। यदि भिन्न भिन्न आदर्श गैसें ली जाए तो हम इसको निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। डी एस मिश्रण इक्वल टू ऋणात्मक चिन्ह रहेगा समेशन n इंटू आर एल एन एक्स वन प्लस आर एल एन एक्स टू प्लस आर एल एन एक्स थ्री प्लस सो ऑन। इसका मतलब यदि अलग अलग आदर्श गैसों का मिश्रण लिया गया है तो उनके मिश्रण की एंट्रोपी परिवर्तन डी एस मिश्रण को हम ऋणात्मक चिन्ह के रूप में समेशन n तथा गुणा करते जाएंगे x1 x2 x3 x4 आदि को उपयुक्त सूत्र में रखकर सरल करने पर समीकरण नंबर 9 प्राप्त होती है। गैसीय मिश्रण में एंट्रोपी बढ़ती है, अतः मिश्रण की एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होती है। ध्यान रखना है कि गैसीय मिश्रण में एंट्रोपी का मान हमेशा या गैसों को मिलाने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है, अतः गैसीय मिश्रण की एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन चूंकि उपयुक्त समीकरण के अंदर समीकरण 9 में ऋणात्मक चिन्ह दिया गया है तो ये धनात्मक में कैसे परिवर्तित होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि मिश्रण में मूल भिन्न का मान इकाई से कम होता है, अतः इसका लघु गुणक अर्थात x1 x2 x3 आदि के मान इकाई से कम है, और इकाई से कम होने पर उस घटक का लघु गुणक ज्ञात किया जाए तो वह ऋणात्मक प्राप्त होता है, और ऋणात्मक चिन्ह का गुणनफल करने पर मिश्रण एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक प्राप्त होगी। तो नीचे लिख रखा है, चूंकि x 1 से कम है अतः ln x या x का लघु गुणक ऋणात्मक होगा, और अगर x का लघु गुणक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह का ऋणात्मक से गुणा करने पर मिश्रण की एंट्रोपी परिवर्तन ds मिश्रण का मान धनात्मक प्राप्त होगा, अर्थात गैसों को मिश्रित करने पर होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक मान दर्शाता है, न कि ऋणात्मक। समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर धनात्मक चिन्ह के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन प्राप्त होगी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न इकाई द्वितीय के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास के अंदर लेंगे।